हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम साइंस करने वाले हैं और साइंस के अंदर हम मेनली क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी जो है कम से कम 70% आपको कवर करवाती है। इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, वो मैं इग्नोर नहीं कर रहा उसको, लेकिन 70% आप 60 to 70% आप स्कोर कर सकते हो ओनली एनसीईआरटी पढ़ के। और अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, ये भी आपके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि आपका टारगेट है मार्कशीट को स्कोरिंग बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एनसीईआरटी को हम पूरा का पूरा निचोड़ के रख देंगे। इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने जो लिखे हैं, टाइप किए हुए हैं, उनको बेस बना के उनके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा और सिर्फ एक ही क्लास में होगा, एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा, जिससे आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कोई टॉपिक रह गया या नहीं रहा। तो आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जैसा कि आप एक स्लाइड में देख रहे हो, ये सिर्फ एक स्लाइड है, ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स के थ्रू आपको डिफरेंट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस क्लियर करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स, ध्यान रखना, केमिकल चेंज जब होता है, देन वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि जब भी कभी केमिकल चेंज होगा तब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसकी एग्जाम्पल है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है, उसको भी केमिकल चेंज बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इतना सा पढ़ने से आपको काम नहीं चलेगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि चेंज क्या है। दो टाइप के चेंज हैं, एक तो केमिकल चेंज है, दूसरा है बच्चे फिजिकल चेंज। एक तो केमिकल चेंज है और दूसरा क्या है, फिजिकल चेंज। इनके कुछ डिफरेंसेस आपको देखने हैं। केमिकल चेंज के अंदर तो न्यू सब्सटेंस बनता है और फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंस, है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। मेन मुद्दा तो यही है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने, जैसे केमिकल चेंज के तो आपने एग्जाम्पल यहाँ देख ही लिए कि जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट जब हो जाता है तो इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन कर रहे हैं तब भी उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। एक इसमें आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन कौन सी है, केमिकल चेंज तो है ही है, इसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी है। इसमें केमिकल रिएक्शन ये है कि जो कार्बन है ये आपकी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कौन सी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन जो है आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। फूड का डाइजेस्ट होना, आयरन पे रस्ट होना, बर्निंग ऑफ कैंडल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मिल्क का कर्ड बनना, ठीक है, मिल्क कन्वर्टिंग इनटू कर्ड, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज की बात करें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो आइस है, आइस को आपने मेल्ट कर दिया यानी कि हीट दे दी, तो ये क्या बन गई, वाटर बन गया। और वाटर को आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, वापस आइस बन जाएगी। तो जब ये आइस थी तब भी ये H2O ही था और जब ये वाटर है तब भी ये क्या है,
H2O है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने, नो न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, मतलब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम पहले रीड करेंगे, ए केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल्स के सिंबल्स को यूज करके केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये मैग्नीशियम है Mg, और ये एयर के साथ बर्न हुआ है, तो बर्निंग जब भी प्रोसेस होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन जरूर होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब भी बर्निंग प्रोसेस होगी तो साथ में ऑक्सीजन जरूर होगी, तो वहाँ पे Mg+O2 लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, MgO। अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O1 है। इसको बैलेंस कैसे करना है वो आपको अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसके आगे क्या पॉइंट लिखा है, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। केमिकल इक्वेशन जो चेंज है दैट इज अकर्ड और नॉट अकर्ड, हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा, कुछ चीज़ों से पता चलेगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो 4-5 चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा, या तो स्टेट चेंज हो, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या भाई, कि लिक्विड से आपने सॉलिड बन गया या सॉलिड से गैस बन गया, या आपस में स्टेट चेंज हुई, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर चेंज होगा, लिक्विड का कलर चेंज होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे इसमें करेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकली है, इवोल्यूशन ऑफ गैस बहुत सारे एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि जब पॉप साउंड निकलती है, मैच स्टिक हम लगाते हैं किसी गैस के सामने, अगर वो पॉप साउंड बनाती है, चिंगारियों की साउंड आती है, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी लिक्विड की स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाए, या गैस में चेंज हो जाए, या कलर चेंज हो जाए, या गैस निकले, या टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब कि अगर कोई गैस निकल रही है तो उसके सामने हम G लिख देते हैं, लिक्विड है तो L लिख देते हैं, सॉलिड है तो S लिख देते हैं, या एक्वस है जिसमें पानी मिला हुआ है, वाटर मिक्सड हुआ है तो उसको एक्वा लिख देते हैं, एक्वस लिख देते हैं। तो ये इन चीज़ों को ब्रैकेट में लिखने से इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी जब हम इन चीज़ों को साथ में लिखते हैं, चाहे वो सॉलिड का सिंबल हो, चाहे वो लिक्विड का सिंबल हो, चाहे वो गैस का सिंबल हो। तो उससे हमें ये पता चलता है कि पहले ये लिक्विड था, बाद में ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है सिंबॉलिकली। 1-2 केमिकल इक्वेशन के आपको एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे अभी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने Pb का देखते हैं, चलो PbNO3 ट्वाइस, क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस। एक बार मैं अनबैलेंस्ड लिख रहा हूँ, 2PbO, P कैपिटल आएगा भाई, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। मैंने पहले ही बोला कि मैं अनबैलेंस्ड लिख रहा हूँ, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई एक केमिकल है, कोई एक लिक्विड है, वो स्प्लिट हो गया 3-4 पार्ट्स में, या 3-4 पार्ट थे वो ऐड होके क्या बन गए, 1 पार्ट बन गए। तो अभी हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। अभी तक हमने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, ये लाइन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर स्लाइड में आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दें, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस,
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। इसको रीड करते हैं पहले। वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। इट सेटिस्फाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इट सेटिस्फाइज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो मास है, एटम्स का जो मास है, वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में टोटल मास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ना तो मास कम होना चाहिए, ना मास बढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो Fe प्लस H2O और एरो लगा के लिख दिया मैंने Fe3O4 प्लस H2। अब आप ये देखिए कि Fe के लेफ्ट साइड में एटम कितने हैं, 1, और राइट साइड में एटम कितने हैं, 3। ठीक है, लेफ्ट साइड में एटम 1 है, राइट साइड में एटम कितने हैं, 3। तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगा दूंगा मैं, 3। इसको ब्लू कलर से थोड़ा सा देखते हैं अपने, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब ये Fe दोनों इक्वल हो गए, H इधर 2 है, इधर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 ही है और राइट साइड में कितने हैं, 4 हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा। 4 लगाने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन इक्वल हो गई, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, लेफ्ट साइड में 8 हो गए और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ भी 4 लगा देता हूँ, है ना। क्या लगा देता हूँ, 4। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, देखो 3 4 4, ये मैंने अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाए हैं। जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके फिट में। यानी कि यहाँ जैसे ये 2 लगा हुआ है ना, ऐसे नहीं लगा सकते हो अपनी मर्जी से। आप सिर्फ और सिर्फ आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को, एटम की वैल्यूज़ को बढ़ा या कम नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल सी वर्डिंग है ये। आपको ओनली और ओनली क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बता रहा हूँ। क्या कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, एक क्वेश्चन 100% आपके CBSE एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। बैलेंसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका MCQ में आ जाए, चाहे वो 1 मार्क में आ जाए, चाहे वो आपका असर्शन रीजन में आ जाए। मतलब एक क्वेश्चन बैलेंसिंग से रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस टॉपिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अपने को क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। उसके अंदर हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप का रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new single substance, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हैं, वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ लिखा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो कि ये पहला सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है। इन दोनों को प्लस किया तो वापस एक सिंगल सब्सटेंस बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपकी NCERT का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस पे
बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार सीबीएसई में देखा गया है। जब आप अपने प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स को देखोगे, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम की वीडियोस भी लेके आऊँगा, तो आप वहाँ भी इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड, स्लेक्ड लाइन से रिलेटेड आता ही आता है। इसको पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइन इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट वॉश के लिए कौन सा यूज़ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइन। इट रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू वॉल। ये कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो वॉल्स पे सूख जाती है, कली जिसको हिंदी में बोलते हैं, कली करना, पेंट करना जिसको बोलते हैं, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। सूखने के बाद जो शाइनी सरफेस मिलता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा। मैंने यहाँ लिखा 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पिछली स्लाइड्स के अंदर आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन लिखी थी वो बैलेंस्ड नहीं थी। अब ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ प्लस किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके NCERT के अंदर मैग्नीशियम रिबन से लेके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जब अपने बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप की अपनी इक्वेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, नाम से ही पता चल रहा है, नाम तक को पहले क्या लिखें? एक्सोथर्मिक। यहाँ से समझो आप, थर्मिक का मतलब होता है थर्मल। थर्मिक वर्ड कहाँ से आया? थर्मल से। थर्मल का मतलब होता है हीट, या ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर, ठीक है। और एक्सो से मतलब है एग्जिट। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि जब हीट या टेम्परेचर एग्जिट हो, ऐसी रिएक्शन जिसको होने से हीट बाहर निकले, हीट क्या निकले? बाहर निकले, एग्जिट हो, उस रिएक्शन को अपने बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीड करते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जैसा मैंने आपको अभी बताया, हीट निकल रही है बाहर, हीट हो रही है एग्जिट। हीट कहाँ हो रही है? क्या हो रही है? एग्जिट। अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, उनके साथ साथ क्या निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल आ गया CH4 यानी कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन को जब अपने बर्न करते हैं, मीथेन को जब अपने बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। इसके अलावा ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आ गया, सिंबॉलिक एग्जांपल आ गया। एक एग्जांपल ये भी अच्छा है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप सांस वगैरह लेते हो, जब आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसमें भी हीट निकलती है, उसमें भी हीट निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब वेजिटेबल मैटर को आप डीकम्पोज करते हो तो वहाँ से भी हीट निकलती है, वहाँ से भी गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये भी कई बार पूछा जाता है कि राइट एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका एक्सोथर्मिक टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है जी डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर देखिए क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूं मैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, या इंग्लिश में देखा जाए तो स्प्लिट होना, 2-3 पार्ट में टूटना, ठीक है। सब्सटेंस डीकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप। उन 3 में से पहला टाइप आपका ये है थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको ध्यान से समझना, बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा गया है व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब किसी चीज़ को स्प्लिट करने में अगर आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ यू आर यूजिंग हीट टू स्प्लिट ए सब्सटेंस, तो उस टाइप का जो डीकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसी टाइप को हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, अभी हमने पिछली स्लाइड में एक्सोथर्मिक पढ़ा था, अभी मैंने यहाँ वर्ड लिखा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड लिखा मैंने, इसका मतलब होता है इन, मतलब होता नहीं है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और थर्मिक का मतलब थर्मल, थर्मिक का मतलब थर्मल, यानी कि जहाँ हीट क्या हो, इन हो, हीट एंटर हो, रिएक्शन करवाने में हेल्प करे, हीट रिएक्शन करवाने में इन हो जाए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जो पिछली स्लाइड में बताया था उसमें हीट एग्जिट हो रही थी, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक बोला था। ठीक है, तो यहाँ एंडोथर्मिक का मतलब हीट इन हो रही है। इनका मतलब जो एनवायरनमेंट की हीट है ना भाई, जो एनवायरमेंटल हीट है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल हीट, वो अगर इन हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, यूज़ की जाएगी, यानी कि एनवायरनमेंट के चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो उससे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्योंकि अगर आप बाहर की हीट को अंदर ट्रैप करोगे, अंदर ट्रैप करोगे, अंदर आप उसको कवर कर लोगे, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट आपका देखिए, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट दी तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इस फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, और जो ये फेरिक ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जैसे आयरन के ऊपर जंग नहीं लग जाती वैसा होता है ये रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, लेकिन फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये भी एक एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। इसमें आपको एक स्पेशल बात बता दूं, क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी अपने स्प्लिट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जो जिस बीकर में ये रिएक्शन होते ही है, मान लो ये एक बीकर है, मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट, और अब ये स्प्लिट हो जाएगा किस में, दो पार्ट में अलग अलग टूट जाएगा। इसमें मिक्स ही रहेंगे लेकिन धीरे धीरे ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसके बाहर कहाँ पे, 2 मिनट अभी बताता हूँ, बाहर कहाँ पे, इसके चारों तरफ, यहाँ इसके चारों तरफ, यहाँ जो बीकर है, यहाँ पे आप जब भी टच करोगे ना, यहाँ पे आप जब भी टच करोगे तो इसका टेम्परेचर बहुत कूल रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ बताया इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक भी बोला जाता है। एक और एग्जांपल देख लें, PbNO3, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये वाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट, और लेड ऑक्साइड किस चीज़ का होता है, ब्राउन कलर का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कलर है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये कलर। ठीक है ना, ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको याद रखना है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब किसकी हेल्प लेंगे, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर दें हम, डीकम्पोजिशन कर दें। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या कर दें, डीकम्पोजिशन कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि वाटर है, कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। जब वाटर में हमने क्या प्रोवाइड करवाया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया, फ्लो करवाया,
तो ये दो पार्टिकल, दो अलग अलग इसके जो सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो दो वायर हैं, यहाँ पे ये स्विच यूज़ किया मैंने, 6 वोल्ट की बैटरी यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उनमें कैथोड एनोड की तरह दो रॉड्स लगा दी यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये छोटी छोटी बीकर्स लगाए और यहाँ पे ये वाटर है, वाटर में हमने क्या करा, करंट प्रोवाइड करवाया, स्विच लगाया, करंट ऑन करा, तो एक साइड तो ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगी और एक साइड कौन सी गैस डिपॉजिट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरीके से वाटर के कंपोनेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से दो अलग अलग गैसेस में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में लगभग आपकी बुक में ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। थर्ड टाइप का जो डीकम्पोजिशन है वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटो का मतलब है जी सनलाइट, यस डायरेक्ट लाइट भी कह सकते हो आप, लेकिन फोटो का मतलब यहाँ है सनलाइट से। व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट की हेल्प से अगर हम किसी एक एटम को या एक कंपाउंड को दो अलग अलग एटम्स में, दो अलग अलग सब्सटेंसेस में स्प्लिट कर दें, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ देखिए 2AgCl लिखा हुआ है, वाइट कलर का है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को आपने क्या दिया, सनलाइट दी, इसको आपने सनलाइट यानी कि धूप में रख दिया, तो इसमें से सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएगी। जो सिल्वर होगा वो कैसा कलर का होगा, ग्रे कलर का। सिल्वर यहाँ लिखा हुआ है S यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और यहाँ लिखा हुआ है G यानी कि ये गैस फॉर्म में होगा, ये उड़ जाएगा एनवायरनमेंट में, और Ag यानी कि सिल्वर कलर जो है वो ग्रे कलर का रहेगा आपका, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी पढ़ लो आप। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी एंड प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको कहा था कि जो हीट एनर्जी को क्या करे, यूज़ करे, हीट एनर्जी को क्या करे, यूज़ करे, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ देखो अमोनिया को आप अगर हीट दोगे, एक्स्ट्रा हीट दोगे, NH3 क्या है, अमोनिया है। जब आप अमोनिया गैस को हीट देते हो तो इट इज़ स्प्लिटिंग इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट इज़ स्प्लिटिंग इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक और एग्जांपल दे दिया आपको मैंने एंडोथर्मिक का, ठीक है। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को क्या करेगा, किक करेगा, लात मारेगा और भगा देगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ पंगे ले रहा है। कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो ध्यान से सुनना भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है जो, इसमें कॉपर और सल्फेट दोनों बड़ी खुशी खुशी से आराम से रह रहे हैं, लेकिन आयरन इनके बीच में आ रहा है। आयरन इनको खुशी खुशी से रहने ही नहीं दे रहा, ठीक है। दोबारा समझ लेना कि जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ इसमें दो सब्सटेंस हैं, एक तो कॉपर और एक SO4 यानी कि सल्फेट। ये दोनों बड़े ही प्यार से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, बड़े ही प्यार से, ठीक है ना, बड़े ही प्यार से रह रहे हैं। लेकिन आयरन यहाँ पे आके बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। आयरन कह रहा है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और ये अपनी जोर आजमाइश किसको दे रहा है, कॉपर को दिखा रहा है जोर आजमाइश। ये क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और कॉपर से ये ज़्यादा ताकतवर है, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को अपनी जगह से हटा रहा है, भाग यहाँ से। तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, FeSO4 प्लस, जो बेचारा कॉपर गरीब आदमी है ये साइड में होके बैठ गया। आयरन ने अपनी जगह बना ली किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो इट विल बी कॉल्ड आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, आयरन सल्फेट बोलेंगे। और कॉपर अब बेचारा जो है वो
अलग रहेगा। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। बहुत सिंपल सी बात होगी आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर था ब्लू, और जो आयरन सल्फेट है इसका कलर है ग्रीन। तो यहाँ ध्यान रखना, कलर भी चेंज हो रहा है। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो बाद में लगभग लाइट ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कॉपर सल्फेट के साथ आयरन पंगे ले रहा है और आयरन क्या कर रहा है? कॉपर को अपनी जगह से हटा रहा है। तो क्या बन रहा है? FeSO4। तो इट्स रिएक्शन विल बी लाइक दिस, कॉपर सल्फेट प्लस Fe यहाँ पे आ गया और कॉपर सल्फेट बाहर निकल गया। कॉपर सल्फेट कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। बिल्कुल निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कॉपर बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है जी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पहले रीड करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। जिसमें किसी का जोर नहीं चलता, ये आपस में पार्टनरशिप करते हैं कि तू मेरा पार्टनर ले ले और मैं तेरा पार्टनर ले लेता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ देखो SO4 के साथ, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, SO4 के साथ पहले क्या था? सोडियम था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? Ba आ गया, ठीक है। प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ पहले कौन था? पहले Ba था, बेरियम, ठीक है। अब क्या आ गया? Na आ गया। क्या आ गया? Na, ठीक है। तो इसको बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ दो चीज़ों की, दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में अपने अपने पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, अपने अपनी एटम्स को एक्सचेंज करते हैं। क्लोरीन के साथ पहले बेरियम था, लेकिन बाद में क्लोरीन के साथ कौन आ गया? सोडियम। एक जगह चेंज हुआ। फिर सल्फेट के साथ, SO4 के साथ पहले सोडियम था, सल्फेट के साथ क्या आ गया? बेरियम आ गया। ये दूसरा चेंज हुआ। तो दोनों ग्रुप में म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है, अपनी अपनी राय से चेंज हुआ है। किसी ने किसी के ऊपर जोर नहीं लगाया, किसी ने किसी के ऊपर को फोर्स नहीं किया। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी हुई है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ए वाइट इनसोल्युबल सब्सटेंस, इनसोल्युबल का मतलब है जो घुलता नहीं है, इनसोल्युबल सब्सटेंस और प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ये BaSO4 है, ये कैसा प्रेसिपिटेट है? ये बेटा वाइट प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? अभी अगली बात यहाँ ही पूछ रहे हैं अपने। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस जो नीचे सिंक हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। जो ये बीकर होता है ना, जैसे ऐसे बीकर होता है, ये बीकर है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये लिक्विड पार्ट है। जब ये रिएक्शन फिनिश होगी, तो क्या होगा? यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे नीचे कुछ सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जिसको अपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर BaSO4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कलर का है? वाइट कलर का है, वाइट कलर का बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट। एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट का है, PbNO3 लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो Pb आयोडाइड यानी कि लेड आयोडाइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ जो ये एरो है ना, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है PbI2 लेड आयोडाइड। किसका? इसको क्या बोलेंगे? लेड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है जी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप मार्क कर लेना। वैसे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना है, जब किसी एटम में या जब किसी एटम के ग्रुप में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। देखो कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो क्या बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। व्हेन कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स।
कैसा कलर अपीयर होता है? ब्लैक कलर। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। ध्यान रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको वापस आप हीट करोगे तो कॉपर फिर निकल आएगा और ऑक्सीजन बर्न आउट हो जाएगी, ऑक्सीजन भाग जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको आप कॉपर ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और कैसी ब्राउन कलर का दिखेगा, कैसे कलर का दिखेगा? ब्राउन कलर का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में अपने रिडक्शन करते हैं। देखिए इस स्लाइड में हमने रिडक्शन लिखा है, रिडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन, ठीक है। पेन को पतला कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ जी पतला कर लेते हैं, हाँ जी। एक तरफ मैंने लिखा ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ मैंने लिखा रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन में आप देख रहे हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन में सॉरी, क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये होगा अपोजिट। फिर यहाँ लिख रखा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें किसमें लिख रखा है? रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आती है और रिडक्शन रिएक्शन भी एक साथ चलती हैं, दोनों म्यूचुअली चलती हैं। ये उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में जो रेडॉक्स वर्ड है ना, वो इनको ही बना के मिक्स करके बना हुआ है। रेड से मतलब रिडक्शन हो गया और ऑक्स से मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, रेड से मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, और ऑक्स से मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसमें ये दोनों रिएक्शन इकट्ठी चले, दोनों रिएक्शन एक साथ चले, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है CuO, यहाँ पहले ऑक्सीजन थी, देखो कॉपर के साथ क्या थी? पहले ऑक्सीजन, लेकिन अब बाद में क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन भाग गई तो क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसको क्या बोल दिया गया? रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। जो ऑक्सीजन यहाँ से निकली थी वो यहाँ जुड़ गई, तो हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन जुड़ गई। हाइड्रोजन जुड़ने को क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है? CuO का रिडक्शन हुआ है। CuO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। H2 को क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ही बताए हैं आपको, दो पॉइंट बताए हैं। एक चार्ज के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का गेन और डोनेट होता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का गेन और डोनेट होता है, वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए। वैसे आपको खुद कमेंट भी करना है कि कितना कितना आपको समझ में आया है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ नेगेटिव का गेन होगा, ये मेरा अंदाजा है। और यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ नेगेटिव का लॉस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ नेगेटिव का गेन हो गया तो पॉजिटिव का लॉस होगा। और यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि नेगेटिव का लॉस हो गया तो पॉजिटिव का क्या होगा? गेन होगा। तो उम्मीद करता हूँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट जरूर करना। एक स्लाइड और बाकी है अभी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढंग से समझ में आ गया उनको तो ये भी समझ में आ जाएंगे, एजेंट भी। और जिनको वो समझ नहीं आया उनको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा अपोजिट चलेगा ये काम। कंपाउंड विच कैन गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले तो मुझे आप बात बताइए, एजेंट, आप साइंस को छोड़ ही दीजिए, मुझे बताओ एजेंट का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ का एजेंट है, उस एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है काम करवाना। एजेंट का मतलब क्या है? हेल्पर होता है ये,
है ना, हेल्पर होता है ये किसी भी वर्क को करने में हेल्प करता है और उसको सपोर्ट करता है। बस यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। कोई ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को देने में और हाइड्रोजन को हटाने में हेल्प करे, ऑक्सीजन को गेन करने में और हाइड्रोजन को हटाने में हेल्प करे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? ये ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये रिडक्शन करवाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ देखो, गिव ऑक्सीजन का मतलब जो किसी से ऑक्सीजन ले ले और हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे। गिव का मतलब किसी और से वापस ले ले, ठीक है ना, कोई दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शन CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, विच गेट रिड्यूस्ड टू Cu। पहले CuO था, आफ्टर रिएक्शन उस अकेला Cu रह गया, तो ऑक्सीजन हट गई कि नहीं हटी? ऑक्सीजन हटी ना, ऑक्सीजन हटी तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दी, किसको दी? हाइड्रोजन को। यहाँ हाइड्रोजन था, एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ H2O, यही था ना। तो ये ऑक्सीजन किसको दी है? इसको दी है। तो खुद इसका क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ है जी, ठीक है ना, इसका रिडक्शन हुआ है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सॉरी ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन पहले थी वो हट गई, इसने ऑक्सीजन ली है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने ऑक्सीजन दी है, मतलब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने ऑक्सीडेशन करने में हेल्प की है, ठीक है ना। दोबारा पढ़ लीजिए। कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन गिव हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ध्यान रखना, देमसेल्फ, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिडक्शन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे CuO का तो क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, तो ये खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 का क्या हो गया? H2O बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया तो H2O खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे, आपको लगे कि सर ये करवा दो, ये मत कराओ, जो भी आपको लगे, देखो 2-3 बातें हैं। आपका जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करेंगे। आपको लगे कि सर कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं या NCERT में नहीं है वो आप एक्सप्लेन कर दो, वो आप कमेंट कर दें भी, वो आप मुझे कमेंट कर दें। कमेंट करके मैं आपको रीड करूँगा कमेंट, फिर आपको रिप्लाई करूँगा कि मैं कब उनको करवाने वाला हूँ, कब नहीं करवाने वाला हूँ। और अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवा देना आगे के आगे, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के, ताकि उनका भी भला हो सके। इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। इसमें कुछ 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे। एक तो है रेंसिडिटी, ये आप खुद बताओ मुझे क्या होता है। एक होता है कोरोजन, ये ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट तो इनको पीछे भी दे चुका हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑक्सीडेशन के। किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीडेशन में। इनमें क्या क्या होता है, इनकी डिटेल आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी वीडियो देखी और कितना आपको समझ में आया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।